चलिए आज एक तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक ना। ये टॉपिक के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जाने, फिर एक तो इस कॉन्सेप्ट के बाद देखेंगे कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझें। सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम लोग देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये दो तरह का शेयर हम लोग जानते हैं। एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। ये दोनों के बारे में थोड़ा डिस्टिंक्शन सोचें। इक्विटी शेयर कंपनी का रियल ऑनर होता है और प्रेफरेंस शेयर कंपनी का रियल ऑनर नहीं होता सर। ये लोग खाली एक डिविडेंड में रुचि रखता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग डिविडेंड को ही खाली पसंद करता, यानी वो लोग को अगर डिविडेंड दे दो वो लोग खुश। इक्विटी शेयर कंपनी का मैनेजमेंट में हिस्सा लेता, वोटिंग राइट है, लॉस बियर करता। ये कुछ भी प्रेफरेंस शेयर करता नहीं है। तो कंपनी क्या करता है ना, इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देता। मतलब जब भी ये प्रेफरेंस शेयर लोग इशू किया था कंपनी, तभी ये एक ऑब्लिगेशन रखा था कि आप लोग को ये पैसा इस टाइम के बाद रिपेमेंट हो जाएगा। तो ये टाइम लिमिट डिपेंड करता है कंपनी का आर्टिकल के ऊपर। जब ये शेयर इशू किया था कंपनी, ये टाइम लिमिट दिया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन रहा, जे प्रेफरेंस शेयर को क्यों रिडीम कर देंगे। कंपनी एक्ट 1956 में ये कहा है, अंडर सेक्शन 100 में, जब शेयर को अगर आप रिडीम करना चाहते हैं, कंपनी अगर शेयर को रिडीम करेगा तो उसके लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा सर। कोर्ट से परमिशन लेके वो रिडीम कर सकेगा, अदरवाइज उसको रिडीम नहीं कर पाएगा। लेकिन कंपनी एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 80 में ये भी बोला है कि प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम कर सकता है, यानी प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम कर सकता है। इसका रिडीम करने का प्रोविजन, प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन अंडर सेक्शन 80 हम लोग को बताया है। तो प्रेफरेंस शेयर को क्यों रिडीम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए अगर आप लोग जनरल सेंस के ओर चलते, अगर हम लोग अकाउंटिंग टेक्निकल को हटा के थोड़ा देर के लिए दूर साइड करके अगर हम लोग इसी तरह समझते कि क्यों प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, तो उसके लिए आपको जानने पड़ता व देखने पड़ता जे इसका कारण क्या है। सर सोचो, आप अपना मकान में किराएदार लगाए हैं। उस किराएदार अगर बहुत दिन तक आपका कारोबार में रह जाता, तो किराएदार क्या करता है सर, आप लोग जानते हैं, मकान के ऊपर हक जमाना शुरू करता है। उसी तरह एक प्रेफरेंस शेयर तो एज लाइक ए क्रेडिटर, आउटसाइडर, खाली डिविडेंड में रुचि रखता है। तो वो भी क्या करता है, बहुत दिन तक अगर कारोबार कंपनी में रह जाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ हक जमाना शुरू करेगा। और ऐसे भी तो हम लोग समझ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड हमेशा देने पड़ेगा। वो लोग नहीं सुनेगा सर। अगर कंपनी में लॉस भी होता तो वो लोग को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मानो डिविडेंड आप एरियर रखते तो ठीक है, लेकिन बाद में देना पड़ेगा। जैसा बैंक से उधार लिए पैसा, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। आप अगर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो दूसरा महीना में व दूसरा साल में उसको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके आपको भुगतान करना पड़ता। एज लाइक सेम एज प्रेफरेंस शेयर, उन लोग को भी इस तरह को डिविडेंड देना पड़ता है। ये जो आप लोग देखते हैं ना सर,
5% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है ना, उतना परसेंट वो लोग डिविडेंड लेता है, उतना परसेंट वो लोग प्रॉफिट से डिविडेंड लेगा कंपनी से, ठीक ना। तो कंपनी इसलिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना चाहता है। सर ये रिडीम करने के लिए अंडर सेक्शन 80 कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 80 मेरा भी फोन लाना था। अंडर सेक्शन 80 प्रोविजन बताया हाउ टू रिडीम पेप्सी, ठीक है। कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 80 कंपनी एक्ट 1956 कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 80 में प्रोविजन बोला है हाउ टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। देयर आर two way the arrange amount for redemption of प्रेफ शेयर। दो वे है। नंबर 1 क्या है सर? नंबर 1 है फ्रेश इशू ऑफ शेयर, और नंबर 2 क्या है सर? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये दो वे है, तो दो वे है, एक है फ्रेश इशू ऑफ शेयर और एक है आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इस दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। सर प्रेफरेंस शेयर को पैसा आपस करने के लिए, मतलब रिडम्पशन करने के लिए आपको दो वे है इस पैसा को अरेंज करने का। क्यों प्रेफरेंस शेयर को पैसा रिडीम करने के लिए तो पैसा का अरेंज करना होगा। तो दो वे क्या है सर? एक है नया शेयर इशू। नया शेयर इशू में इक्विटी शेयर भी आप इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश इशू में मे बी इक्विटी शेयर इशू और मे बी प्रेफरेंस शेयर इशू, ठीक ना। सर एक प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस करने के लिए दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे? जी हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक किराएदार को खाली करा के आप दूसरा किराएदार रखो ना, नो प्रॉब्लम, वो तो फिर नया हो जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए आप नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वे। और सेकेंड वे है आउट ऑफ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रॉफिट मीन्स those reserve or surplus which was free from डिविडेंड। सर ये वाइटल रूल है। प्रॉफिट में आप वो प्रॉफिट को लोगे जिस प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हैं, जिस रिजर्व से आप डिविडेंड दे सकते हैं। जैसे इन जनरली दो चीज, वन इज ए करके अगर लिखे, वन इज जनरल रिजर्व एंड बी सरप्लस। ओके,
वन इज जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। इन जनरली शब्द का इस्तेमाल किए, मतलब ये दोनों एकदम फ्री फ्रॉम डिविडेंड है सर। ये दोनों छोड़ करके और कुछ भी नहीं हो सकता जो फ्री फ्रॉम डिविडेंड है, जो प्रॉफिट फ्री फ्रॉम डिविडेंड है, जो रिजर्व फ्री फ्रॉम डिविडेंड है, जो सरप्लस फ्री फ्रॉम डिविडेंड है। हाँ हो सकता है सर। क्या सर? वो रिजर्व वो प्रॉफिट आपको इंडिकेट करना होगा। एज एग्जाम्पल, जैसे आपका बैलेंस शीट में मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000। आप तो जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए क्रिएट किया गया ना कि इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस होता तो उसको एडजस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस होता तो उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अगर लिख देता जो 50,000 में आउट ऑफ 20,000 फ्रॉम आउट ऑफ 20,000 इज फ्री फ्रॉम डिविडेंड, आउट ऑफ 20,000 इज फ्री फ्रॉम डिविडेंड, देन यू टेक 20,000 फ्रॉम रिडम्पशन अमाउंट। तो वो 20,000 आप ले सकते हैं रिडम्पशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह लिखना होगा, लेकिन इन जनरली जनरल रिजर्व और सरप्लस। अब देखो, अगर हम लोग देखें जे नया शेयर इशू, इसका तो जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं सर, इसका जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं क्योंकि तो क्लास 12 में सीखे थे। आप क्या बताएंगे? चलिए, इसका जर्नल एंट्री ये हो सकता है बैंक न्यू शेयर इशू का, न्यू शेयर इशू, न्यू शेयर इशू। इसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल हम इसलिए लिखे, ये इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, और अगर आप प्रीमियम में इशू करते तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो न्यू शेयर का ये जर्नलिटी आप लोग जानते हैं, न्यू शेयर इशू का ये जर्नलिटी कर लिए। दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या जर्नलिटी करेंगे सर? हाँ सर बता रहे हैं, इसका जर्नलिटी आप करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस मीन पीएल, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्या बता दिए, ये क्या चीज़ है? हाँ सर, प्रॉफिट से जब भी आप पैसा लोगे तब आप इसको नया रिजर्व क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CRR, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके सर, इसका मतलब थोड़ा बताइए। सर आप प्रॉफिट से पैसा लोगे तो ये जनरल रिजर्व और सरप्लस किसका है सर? ये जनरल रिजर्व और सरप्लस तो शेयर होल्डर का था। वो लोग को पैसा नहीं देकर आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉफिट को वो लोग को नहीं देकर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए उस प्रॉफिट को काम में लगा दे रहे हैं। तो सर वो लोग तो बोलेगा आपको कि हम लोग का प्रॉफिट आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज़ कर दे रहे हैं, ये कैसे नाइंसाफ़ी है। तो इस मसला को हल करने के लिए उन लोग को ये कहा जा रहा है कि देखिए आप लोग का जितना प्रॉफिट हम ले रहे हैं उसको एक दूसरा अकाउंट में ट्रांसफ़र करके रख रहे हैं, पर रिज़र्व बना के रख रहे हैं। बाद में आप लोग को यही रिज़र्व को कैपिटलाइज कर देंगे। सर कैपिटलाइज कर दोगे? हाँ सर, कैपिटलाइज मीन्स आप लोग को इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हम लोग बोनस शेयर इशू कर देंगे, बोनस शेयर इशू कर देंगे, बोनस शेयर इशू कर देंगे। फिलहाल ये बात बोल के रखा शेयर होल्डर को कि आप लोग को शेयर, आप लोग का जो रिजर्व का सरप्लस हम लोग ले लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, उसके लिए आप लोग को CRR क्रिएट करके रखे। इसको कभी भी बोनस शेयर दे के आप लोग को इसको हटा देंगे, यानी मुफ्त में आप लोग को शेयर दे देंगे। बोनस शेयर मतलब आप लोग को तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी यही रिजर्व ऑफ प्रॉफिट जो आप लोग को था उसको CRR में पहले ट्रांसफ़र किए,
फिर CRR से इसको इक्विटी शेयर में बदल देंगे। पक्की बात? अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अब सोचो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग बड़ी चालाक होता है। जब ये लोग को पैसा वापस करने की है तो वो लोग बोल रहा है हम लोग जितना पाते उससे और कुछ ज़्यादा लेंगे, इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ज़्यादा लेंगे बोलने से नहीं होगा, जब भी शेयर इशू किया था तभी आर्टिकल में लिखा था कि अगर मानो प्रेफरेंस शेयर इशू किए 100 करके तो रिडीम करेंगे 110 करके, मतलब 10 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। तो सर प्रीमियम का पैसा भी तो कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम का पैसा कंपनी अरेंज करेगा कहाँ से? फॉर प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन, और रिडम्पशन कहाँ से अरेंज करेगा ना? कंपनी का पास अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहाँ से पैसा वो लोग लेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, मतलब कंपनी का बैलेंस शीट में अगर कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से है तो उसको ले सकता है, अथवा नया शेयर इशू करने के समय जो आया इसको भी ले सकता है। मतलब ये प्रीमियम को भी यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है ना। अगर इनसफिशिएंट हुआ तो सरप्लस को काम में लगाएंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेफ शेयर, टू प्रीमियम ऑन प्रेफ शेयर, ठीक है ना सर। चलिए फिर से समझते ना। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग अगर आपसे प्रीमियम मांगता तो प्रीमियम में अगर उन लोग को रिडीम करना पड़ेगा तो प्रीमियम का पैसा किस तरह अरेंज करेंगे ना? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका बैलेंस शीट में रहेगा, अगर नया प्रीमियम आया तो उसको भी ले सकते हैं, फ्रेश इशू के समय अगर प्रीमियम आया तो उसको भी ले सकते हैं, और इनसफिशिएंट हुआ तो सरप्लस से भी ले सकते हैं, तो प्रीमियम ऑन प्रेफ शेयर। तो मेनली पहले हम लोग क्या किए ना, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम लोग देखे कितना पैसा का ज़रूरत है। हम लोग ला सकते हैं नया शेयर इशू करके, ला सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से। प्रीमियम का पैसा हम लोग ला सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से अथवा सरप्लस से, ठीक ना। ओके, इसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलेंगे कि आप लोग को पैसा हम लोग रिपेमेंट करेंगे, आप लोग लाइन में लगो। सर लाइन में लगो ये मजाक से कह रहे हैं, एक्चुअल में रिडीम करने से 1 महीना पहले हमको नोटिस भेजना पड़ेगा, कंपनी को नोटिस भेजना पड़ेगा, आप लोग को पैसा वापस दिया जाएगा इस डेट में। तो इसको बोलते ड्यू। फॉर प्रेफ शेयर होल्डर ड्यू, ड्यू का एंट्री क्या होगा? रिडीमेबल प्रेफ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन प्रेफ शेयर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम देंगे तो टू प्रेफ शेयर होल्डर, ओके। और लास्ट एंट्री होता है आप इन लोग को पेड कर देंगे, तो क्या होगा सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैक, ठीक ना। ये था आपका एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जर्नल एंट्री। पहले हम लोग पैसा अरेंज किए, प्रीमियम का पैसा भी अरेंज किए, फिर ड्यू दिखाए, फिर पेड किए, ओके। ये था हम लोग का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जर्नल एंट्री। चलो अब हम लोग एक सवाल में चलते सर। एक सवाल हम करा रहे हैं, बढ़िया सवाल। ये आप लोग का इसमें भी दिया है, दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको देख के करोगे। फिलहाल तो हम पढ़ देंगे आप लोग को सवाल, जो आप लोग को समझने में सुविधा हो, तो पढ़ देंगे हम, तब भी आप लोग भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल को देख पाओगे, ठीक है ना, सवाल को देख पाओगे।
चलिए मैथ को पढ़ते, हम पहले निकाल लेते मैथ। हाँ सर, देखो यहाँ बोला था ये कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, जहाँ शेयर कैपिटल दिखा रहा है 3 लाख। इस 3 लाख में प्रेफरेंस शेयर है आपका 1 लाख का, 10% प्रेफरेंस शेयर, नंबर है 10,000, 10 रुपया करके। मैथ तो सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा भी, हम पढ़ते जो आप लोग को समझने में सुविधा हो। और 20,000 इक्विटी शेयर है 10 करके 2 लाख। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है 80,000, जनरल रिजर्व है और सरप्लस है। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में सर। 10% प्रीमियम में मतलब 1,10,000 चाहिए, कि वो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद देखो सर क्या बोला, तो इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए टू द मेट द कैश इक्विवेलेंट, वो क्या कर रहा है, कंपनी रिडम्पशन कर रहा है, सॉरी, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने के लिए कंपनी पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है। सर कंपनी के पास हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में देख रहे हैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट बेच रहा है वो नहीं बोला, बोला पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, ठीक ना। और बोला कंपनी के पास लास्ट में कैश बैलेंस 30,000 रह जाए मिनिमम, मतलब ये मेंटेन करना पड़ेगा। और एक लाइन में बता रहा जो कंपनी जो पोर्शन इन्वेस्टमेंट बेचा, जितना उसका कॉस्ट है उसका 90% मिला। सर ये मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लमदायक है, हम लोग करेंगे। हाँ, पहले हम लोग एक बात देखें, क्या देखेंगे, चलिए बताते हैं आप लोग को। पहले हम लोग वर्किंग करते हैं मैथ में। वर्किंग में क्या चाहिए, आप देख रहे हैं अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर। ओके, यहाँ लिख रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख। और ये लोग प्रीमियम भी लेगा, ऐड प्रीमियम लेगा 10%, दैट्स मीन 10,000। तो वो लोग को टोटल पेड करने पड़ेगा 1,10,000। ये 1,10,000 रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है, क्यों, कंपनी के पास कैश नहीं है। सर रुक जाइए, आप तो बोले थे जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पैसा हम अरेंज कर सकते 2 वे, एक नया शेयर इश्यू, आउट ऑफ प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में तो सर नहीं बताए, जो इन्वेस्टमेंट को बेच के भी पैसा, वो पैसा से प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट रिडीम करेंगे। सर एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, तो इसको पहले हम समझा देते फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे मानो आपका एक बैलेंस शीट है, चलिए ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट हम लोग जानते हैं। मानो लायबिलिटी में कैपिटल है आपका 1 लाख, और रिजर्व है आपका, रिजर्व बस सरप्लस जो भी बोलो 50,000, तो 1.5 लाख हो गया। इधर मानिए फिक्स्ड एसेट से आपका 90,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है आपका मानो 40,000, और करेंट एसेट से मानो आपका 20,000, टोटल 1.5 लाख, ठीक है। करेंट एसेट्स पे मानो डेटर है। सर इसको गौर करो, हम लोग क्लास 11 से सीखे बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी बराबर होता है, यानी कोई ना कोई लायबिलिटी कोई ना कोई एसेट को रिप्रेजेंट करता
अथवा कोई ना कोई एसेट्स कोई ना कोई लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यही तो डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो रिजर्व बोले 50,000, ये प्रॉफिट कंपनी का रिजर्व बस 50,000 है। ये पैसा कहीं ना कहीं एसेट्स में रहेगा, कैश में रहेगा। तो कैश तो सर यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? यानी कंपनी क्या करता है, ये रिजर्व का पैसा से कुछ ना कुछ खरीद लेता, वह कैश होगा। तो यहाँ तो कैश नहीं है, तो क्या है? शायद रिजर्व का पैसा से वो इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, शायद फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, है ना। तो यानी ये रिजर्व से पैसा लेना मतलब आप ये कैश से पैसा लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं इस मैथ में? तो कैश नहीं है। तो अगर आप लास्ट एंट्री में प्रेफरेंस शेयर का जो पेड करने जाओगे तो कैश तो चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो आपका तो इस रिजर्व का अगेंस्ट में कहीं कैश नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ये इन्वेस्टमेंट को और ये फिक्स्ड एसेट को सेल करना पड़ेगा, तभी तो आपका कैश आएगा। तो वो कैश से आप वो कैश को लोगे, मतलब रिजर्व को लोगे। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता जी सर आप रिजर्व से पैसा लेने बोले, तो रिजर्व तो सर पैसा नहीं है, रिजर्व का अगेंस्ट में पैसा तो एसेट्स में है सर। रिजर्व का अगेंस्ट में पैसा तो सर एसेट्स में है, और एसेट में तो कैश दिखाई नहीं मिल रहा, वह कम हो रहा है। तो आपको मजबूरन कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट को डिस्पोज करना होगा, तभी तो आपका लिक्विड कैश आएगा, तभी तो आप लास्ट एंट्री में 1,10,000 रुपया पेमेंट कर पाओगे। ठीक ना सर? बात को ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। काफ़ी सारा स्टूडेंट सोचता है सर रिजर्व से तो ले लिए पैसा। अरे रिजर्व थोड़ा ना पैसा है, रिजर्व हर लाइबिलिटी का कुछ ना कुछ एसेट में रिप्रेजेंट तो करेगा। तो रिजर्व में जब आप बोल रहे 50,000, सरप्लस में 10,000, तो ये सब पैसा कहाँ है? एसेट्स में कहीं है। कैश में भी हो सकता है, उसका कुछ ट्रांसफरेबल हो चुका है। कैश को कहीं कैश को कंपनी क्यों रखना जाएगा? उससे कोई एसेट खरीद लेगा, इन्वेस्टमेंट बना लेगा, जरूरत पड़ने से उसको फिर बेच देगा, तो कैश हो जाएगा। ठीक है, पक्का सर, ठीक, वेरी गुड। अब देखो इस मैथ में बोला है कि आपको मिनिमम कैश बैलेंस लास्ट में 30,000 होना चाहिए। तो हम लोग तो बैंक अकाउंट खोलते इस मैथ में, पहले वर्किंग में तो बैंक अकाउंट खोल लेते सर। लेजर में तो बैंक अकाउंट खोलते। अब देखेंगे मेरा बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना शुरू में दे रहा है। चलिए हम देखते हैं, जो क्वेश्चन दिए थे उसमें बैंक बैलेंस कितना दे रहा है, देख लेंगे सर। बैंक बैलेंस कितना दे रहा है? 68,000 दे रहा सर बैंक बैलेंस। और लास्ट में बोला है कि आपका बैंक बैलेंस रहना चाहिए, बाय बैलेंस शीट ही आपका रहना चाहिए 30,000 मेंटेन करना ही होगा। और आप वो भी जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को जब वापस करोगे पैसा तो 1,10,000 चला जाएगा बैंक से, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना? 1,10,000। अब इधर हम लोग जोड़े तो आया 1,40,000, इसको लाए इधर 1,40,000, इससे 68,000 अगर माइनस कर देते तो 72,000 आता। तो ये क्या है सर? यही तो हम इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं, टू इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस ये है, इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस। ठीक ना सर? और आपको बोला है आप जितने पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचे, आपको हम बताए थे ना, जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है, तो 1,00,000 में से कितना का इन्वेस्टमेंट आप बेचे, ये कैसे पता चलेगा? आपको बोल दिया है कि इन्वेस्टमेंट को आप 90% में बेचे हैं, मतलब ये है 90%। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितना का इन्वेस्टमेंट आप बेचे हैं? तब आप बेचे हैं 72,000 इंटू 100/90, मतलब 80,000। यानी आप 80,000 का इन्वेस्टमेंट को 72,000 में बेचे, 90% में बेचे, आपका 8,000 लॉस हुआ। सर ये पहले हम लोग इस वर्किंग को इस मैथ में कर लिए। ठीक है, इस वर्किंग को कर लेने के बाद हम लोग असल मैथ में चलेंगे। ठीक ना सर? ओके, अब हम लोग चलेंगे एक्चुअल मैथ में।
इन द बुक ऑफ, इस मैथ में नाम था, इस बुक में नाम था बशाक लिमिटेड। इन द बुक, इस कंपनी का नाम है बशाक लिमिटेड। इन द बुक ऑफ बशाक लिमिटेड, बुक्स ऑफ बशाक लिमिटेड, जर्नल एंट्री करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, वो जर्नल एंट्री कर लेते सर। वो जर्नल एंट्री किए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट। सर कंपनी शेड्यूल 6 में सरप्लस स्टेटमेंट लिखते हैं, हम अभी फिलहाल पीएलई लिखे। टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट करके 80,000 में बेचे आप, 72,000 आपका आया, 8,000 आपका लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तो हमको चाहिए लास्ट में, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पैसा अरेंज करेंगे टू वे, एक नया शेयर इशू अथवा प्रॉफिट से। तो नया शेयर इशू के बारे में तो कुछ नहीं बताया, तो हम लोग प्रॉफिट से लेंगे। प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व में देख रहे हैं 1,20,000 है, तो हम लोग जनरल रिजर्व से ले लेते पैसा। तो दूसरा एंट्री हुआ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। सर CRR मतलब बोले थे ना कैपिटल रिटर्न रिजर्व, कितना, 1,00,000 रुपये। ठीक है, अब ये लोग को प्रीमियम भी देना पड़ेगा 10%, मतलब 10,000। तो प्रीमियम का पैसा सर अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहाँ से लाने की कोशिश करेंगे। इस मैथ में सर कंपनी के पास है सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है, बहुत ज़्यादा है, 80,000। तो आराम से हम लोग 10,000 ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेप शेयर, टू प्रीमियम ऑन प्रेप शेयर, कितना सर, 10,000। ओके सर, अब क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू दिखाएंगे, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में देख लेते थोड़ा, 10%। तो सर 10% रिडीमेबल प्रेप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना सर, 1,00,000। जी हाँ सर, 1,00,000। प्रीमियम देना पड़ेगा ये लोग को, प्रीमियम ऑन, इस मैथ में फ्रेश इशू नहीं किए। प्रीमियम ऑन प्रेप शेयर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेप शेयर होल्डर 1,10,000। ठीक है ना सर, आप पेड कर देते। प्रेप शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेप शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना सर, 1,10,000। ठीक है, तो ये था प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का जानना। पहले इन्वेस्टमेंट को बेचे, क्यों बताया ना, कंपनी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से सिक्योरिटी प्रीमियम का लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम से लिए, ड्यू दिखा, पेड किए। सर इस मैथ में और भी एक चीज़ बोला था, उसको भी हम लोग देखना चाहते। बोला था आफ्टर रिडम्पशन कंपनी इशू कर रहा बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। कंपनी अब बोनस शेयर दे रहा इक्विटी शेयर होल्डर को, हम बोले थे ना CRR क्रिएट करके रखा है, उसको बोनस शेयर दे देगा। तो 20,000 इक्विटी शेयर, एक के बदले में एक, 1 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 20,000 के बदले में 20,000, मतलब 20,000 इंटू 10, 2,00,000। तो सर 2 बोनस शेयर का क्या होगा फंडा, देखना चाहते हैं। ये जो CRR है इसको तो लेंगे, तो CRR अकाउंट डेबिट, बोनस शेयर के लिए CRR को तो यूज़ करेंगे 1,00,000। सर आर किसको यूज़ करेंगे, सेकेंड में अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसको भी यूज़ करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम शो था 80,000, जिससे आप 10,000 लिए, तो यहाँ 70,000 है। सर अभी 30,000 बच रहा, उसको कहाँ से लोगे सर, उसको जनरल रिजर्व से ले लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 टू बोनस डिविडेंड, यानी बोनस शेयर दे रहे हम लोग 2,00,000 का। सर बोनस शेयर तो और अलग चैप्टर ही है, वहाँ तो और बढ़िया से देखेंगे, फिलहाल तो समझ गए आप। ये तो बोनस डिक्लेयर हुआ, अब बोनस पेड यानी बोनस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बोनस शेयर हिसाब से इक्विटी शेयर दिया जाता है। चलो बोनस शेयर को भी एक बार समझा दे। बोनस शेयर देने के लिए कंपनी पहले CRR का यूज़ करेगा, इसका तो हम लोग बता चुके हैं। ये छोड़कर सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व ऐसे कोई भी रिजर्व को यूज़ कर सकता है जो कैश इक्विवेलेंट है, मतलब जो रिजर्व क्रिएट हुआ कैश द्वारा। जैसे मानिए आप एक तो एसेट को बेचे हैं, 10,000 का एसेट को 12,000 में बेचे हैं, तो 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ, जिसको कैपिटल रिजर्व बोल सकते हैं। तो इस रिजर्व को आप बोनस शेयर देने के लिए ले सकते हैं। लेकिन मानिए फॉरफिट का क्रेडिट बैलेंस को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, फॉरफिटेड शेयर की क्रेडिट बैलेंस को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, इसको नहीं ले सकते कि ये कैश अराइज नहीं हुआ। तो बोनस शेयर में तो और हम लोग ठीक से सीखेंगे, जानेंगे। तो ये सब हम लोग पहले लेंगे CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, ऐसे कोई भी रिजर्व जहाँ से जो कैश प्रॉफिट से अराइज हुआ। बाद में इसके बारे में तो और डिटेल्स जानेंगे। और ये है बोनस शेयर पेड, ठीक है। अब हम लोग इस मैथ का बैलेंस शीट कर लेते। नाउ इस मैथ का बैलेंस शीट हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके सर, अब इस मैथ का बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे सर। शेड्यूल 6 अनुसार ही बैलेंस शीट को फॉर्मेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट 2 कॉलम, हम वर्किंग नोट अब नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोग को बता देंगे। वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोग को बता देंगे। जैसे यहाँ लिखे इक्विटी, पहले लिखे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद यहाँ लिखे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, जिसमें लिख रहे शेयर कैपिटल। आपके पास तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, आपके पास तो अब इक्विटी शेयर ही है। इक्विटी शेयर पहले था 20,000 और बोनस शेयर हिसाब से 20,000 आया, मतलब 40,000 शेयर, 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अगर आप चाहते तो इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते थे, हम और नहीं दिखाए, तो ये हो गया 4 लाख, ठीक है। चलो सर, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सर इसमें क्या है, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम था, उसको तो हम लोग पूरा ले चुके। जनरल रिजर्व था आपका कितना था जानते हैं, 1,20,000, जहाँ से हम लोग कितना लिए थे, जनरल रिजर्व से कितना ले लिए थे, जनरल रिजर्व से कितना लिए थे सर, जनरल रिजर्व से भी पूरा ले चुके थे ना, 1 लाख वहाँ दिए थे, फिर 20,000 ले लिए थे, तो जनरल रिजर्व से भी पूरा ले लिए हैं, ठीक है। सर एक एंट्री में करेक्शन चाहिए, आप लोग के पास तो वो एंट्री है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में उतर नहीं, हम बोनस डिक्लेयर का एंट्री एक बार फिर से बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। CRR अकाउंट डेबिट, बोनस डिक्लेयर का जो पहला एंट्री था उसको आप फिर से बता रहे, एक बार देख लीजिएगा। हम तो यहाँ मिटा दिए हैं। CRR अकाउंट डेबिट, एक बार देख लीजिएगा सर। CRR अकाउंट डेबिट 1 लाख, इसको लिखे थे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसको भी हम लिखे थे सर। इसको कितना लिखे थे आप जानते हैं, 70,000 लिखे थे। उसके बाद जनरल रिजर्व को भी हम लिखे थे 30,000, लेकिन सर ये गलत लिखे थे कि जनरल रिजर्व उतना नहीं है, जनरल रिजर्व 20,000 होगा। तब सर 10,000 कहाँ से लोगे, 10,000 तब हमको सरप्लस से लेना होगा, 10,000 हमको सरप्लस से लेना होगा। टू बोनस डिविडेंड, तो सर आप लोग वो एंट्री को थोड़ा से करेक्शन कर लीजिएगा। तो जनरल रिजर्व में क्वेश्चन में देखें उतना पैसा नहीं था, 1,20,000 ही था, तो 1 लाख तो पहले ले चुके थे रिडम्पशन के समय, तो 20,000 लिए, बाकी सरप्लस से ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा दूर में है तो ओके, चलाते इसको फिर से मिटा देते हम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बचा हुआ क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में बचा हुआ क्या है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा ले चुके हैं, जनरल रिजर्व पूरा ले चुके हैं, सरप्लस में 20,000 था, सरप्लस में 20,000 था, जिससे 10,000 ले लिए हैं, तो बच रहा है 10,000 ले लिए, तो बच रहा है कितना, 10,000, ठीक ना। और इन्वेस्टमेंट बेच के मेरे को 8,000 लॉस हुआ था,
तो सरप्लस में कितना है थोड़ा यहाँ वर्किंग में दिखा देते इसी जगह में। सरप्लस में क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि सरप्लस में आपके पास था 20,000, ठीक है। बोनस शेयर देने के लिए आप 10,000 ले चुके हैं, 8,000 आपका लॉस हुआ है, तो यानी आपके पास सरप्लस में बचा हुआ अमाउंट है 2,000। ठीक है सर, जी सर समझ गए। और क्या है सर, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जिसमें होगा ट्रेड पेबल, जिसमें होगा ट्रेड पेबल। कितना दिया है सर देख लेते थोड़ा, तो फोन से देख रहे हैं हम 60। करेंट लायबिलिटी कितना है तो देख लेते सर। करेंट लायबिलिटी है आपका 10,000, करेंट लायबिलिटी आपका 10,000, ठीक है। चलिए अब हम लोग एसेट्स को लिखते हैं, एसेट्स को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में एसेट क्या है सर, एसेट है आपका फिक्स्ड एसेट है 3,10,000। सर फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास 3,10,000 लिख लिए सर, 3,10,000। आगे बताइए सर, इन्वेस्टमेंट आपका पास बैलेंस शीट में था, इन्वेस्टमेंट था 1,00,000, लेकिन इसमें से आप 80,000 का इन्वेस्टमेंट बेच चुके हैं। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 20,000, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 20,000, 80,000 तो आप बेच दिए सर, ठीक है सर। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में क्या क्या है तनिक देख लेते हैं, करेंट एसेट में क्या क्या है तनिक देखिए सर। करेंट एसेट में क्या क्या है देखते, करेंट एसेट्स में आपका पास है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, इन्वेंटोरी कितना है तनिक देखते। इन्वेंट्री है आपका 25,000, 25,000, चलो इनर कॉलम में लिखे 25,000। और क्या है सर, इन्वेंट्री है, और आपका है ट्रेड रिसीवेबल है सर, ट्रेड और रिसीवेबल है सर। चलो बताइए सर ये कितना है, ट्रेड रिसीवेबल आप लोग को 27,000। क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा सर, 27,000। और क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कितना है सर, ये तो बता दिया था ना सर 30,000 होना होगा, ये तो बताया था 30,000 होना होगा। तो टोटल कितना हो गया सर 50,000, 3 2 5 2 7, 70,000, 70 और 12 82,000, 82,000, ठीक है 82,000। चलिए ऐड करते हैं 2,000, ठीक है 11 8 4, 4,12,000 टोटल। इधर भी आ रहा है आपका 4,12,000 टोटल। ये था आप लोग का मैथ। ऐसा रखते हैं आप लोग बढ़िया से ये मैथ समझे, ठीक ना। तो इसमें हम लोग ये भी समझ गए जो बोनस चीज क्या है, फिर से एक बार बताते बोनस, बोनस डिक्लेयर्ड जहाँ एंट्री किए थे पहली बार, CRR अकाउंट डेबिट 1,00,000 किए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 70 किए थे, जनरल रिजर्व 30,000 नहीं होगा, उतना जनरल रिजर्व नहीं था क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व 1,20,000 ही है, तो 1,20,000 से 1,00,000 ले चुके थे और 20,000 ही ले सकते, बचा हुआ 10,000 सरप्लस से लिए, ठीक ना। इसको करेक्शन कर लेने बोले थे हम, ओके। तो होप स्टूडेंट आप लोग इस मैथ को एंजॉय किए, इस चैप्टर को भी एंजॉय किए। नेक्स्ट में हम और थोड़ा बड़ा सवाल आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है, ओके टाटा।